हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा के अंदर विभिन्न शिक्षण विधियों का विस्तृत अध्ययन किया, शिक्षण विधियों के सिद्धांत, रूप, सूत्र, गुण, दोष आदि की हमने विस्तृत रूप से जानकारी ग्रहण की और आज हम अन्य शिक्षण विधियों के बारे में निरंतर अध्ययन करेंगे। आज हमारी विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अभिक्रमित, यानी कि ये क्रम अनुसार होती होगी, क्योंकि इसको सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो प्रवर्तक है वो है सिडनी एल प्रेसे और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1963 के बीच कृष्णमूर्ति एम शाह और एस कुलकर्णी महोदय द्वारा। देखिए, इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में शिक्षक लगभग 50 उत्तरों की जांच करने के लिए देता है, यानी कि एक शिक्षक अपने छात्रों को लगभग 50 प्रश्न देता है। किस क्रम में देता है कि सबसे पहले वह एक प्रश्न देगा, बालकों का उनका उत्तर ढूंढना है और स्वयं जांच करनी है। जब वह जांच में सफल होंगे तब उन्हें पुनः दूसरा प्रश्न दिया जाएगा, फिर वह स्वयं उसकी जांच करेंगे, फिर इस प्रकार वह आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखा जाए तो यह जो प्रक्रिया है वह ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन की ओर चलती है। सुकरात को जहाँ भी अपने शिष्य मिलते थे ना, वहीं वे उनसे प्रश्न पूछने लग जाते थे, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को माना जाता है। और देखा जाए तो जो ये अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इसका जो जन्म हुआ है ये भी प्रश्नोत्तर विधि के अनुरूप ही हुआ है। अब देखिए, इस विधि के बारे में हम आगे जान करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि इसके जो जनक हैं वह है सिडनी एल प्रेसे, लेकिन जो इसके प्रवर्तक है वह है एल प्रेसे। माफ़ कीजिएगा, पहले मैं शब्दों में थोड़ी मैंने गलत बोल दिया। जो इसके प्रवर्तक हैं, याद रखिए, जो प्रवर्तक है वह है BF स्किनर, और जिन्होंने इसको सबसे पहले प्रयोग किया या जिसने इसको सबसे पहले लेकर आए थे वह थे सिडनी एल प्रेसे। 1926 में वो लेके आए थे। हाँ, ये देखिए, सिडनी एल प्रेसे उन्होंने 1926 में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन देखा जाए तो ये एक बिखरी हुई विधि या अविस्मृत विधि थी। इसको पूर्ण किया BF स्किनर ने, इसलिए इसके जो प्रवर्तक हैं वो BF स्किनर ही माने जाते हैं। भारत में अगर इसकी शुरुआत देखें हम, तो भारत में इसकी शुरुआत करने वाले थे कृष्णमूर्ति M शाह, SS कुलकर्णी, और 1963 में यह विधि भारत में आई लगभग। अब कुछ मनोवैज्ञानिक विद्वानों ने इसके बारे में कथन कहे हैं, उसको हम देखते हैं। सुसन मार्कर जी ने क्या कहा, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है। कैसी है ये व्यक्तिगत अनुदेशन? क्योंकि इसमें स्वयं व्यक्ति दिशा निर्देश ग्रहण करके खुद ही जांच कर रहा है, तो ये स्वयं अनुदेशन की विधि हो गई, व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि है। इसमें बालक क्रियाशील रहकर समय की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोर के अनुसार एक महोदय हैं, कौर महोदय, इनका नाम है कौर महोदय हैं। इन्होंने कहा, अभिक्रमित अनुदेशन एक शिक्षण प्रक्रिया है। क्या है? एक शिक्षण प्रक्रिया जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित एवं पूर्व निश्चित व्यवहारों को उसमें विकसित किया जाता है। ठीक है। अब DL कुक ने क्या कहा? DL कुक ने कहा है, एक और मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम था DL कुक। उन्होंने कहा कि अभिक्रमित अधिगम स्वयं शिक्षण विधि के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त विधा है। ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ होता है एक निश्चित क्रम बना करके अध्ययन करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर
अध्यापक छात्रों को प्रश्न दे देता है और एक एक करके यानी क्रम अनुसार छात्र उन्हें हल करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए यह एक निश्चित क्रम में बनाकर अध्ययन करने वाली विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता क्या होगी? देखिए, इसमें शिक्षक 50 उत्तरों की जांच करवाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस विधि में विद्यार्थी क्रम अनुसार उत्तरोत्तर अध्ययन करते हैं। उत्तरोत्तर का मतलब है उत्तर के बाद उत्तर, यानी कि विद्यार्थी इसमें एक उत्तर आया, फिर उसके बाद दूसरे के उत्तर करेंगे, फिर तीसरे के उत्तर देंगे और खुद ही जांच करेंगे। ठीक है। इस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। अब जो प्रश्न को एक एक करके दे रहे हैं, एक साथ ना देके एक एक करके प्रश्नों को दिया तो उन्हें टुकड़ों में बांट दिया ना, और विद्यार्थी स्वयं ही अध्ययन कर रहे हैं। इसमें प्रक्रिया ज्ञात से अज्ञात तथा सरल से कठिन की ओर चलती है। इस प्रक्रिया में छात्र 5 प्रक्रिया से गुजरता है। देखिए, ये बहुत ही मुख्य बात है और ये पूछा हुआ भी है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र निम्न में से किन प्रक्रिया से गुजरता है। ये प्रक्रिया है और इसको क्रमशः ही याद रखना पड़ता है। क्रम है RWCAT। आप भी इसी क्रम में याद करिएगा। अब हम देखते हैं कि क्रम किस प्रकार है। देखिए, R फॉर रीड, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि R फॉर क्या है, रीड। हमारा जो क्रम था RWCAT, यानी कि RWCAT। तो सबसे पहले रीड में क्या है, सबसे पहले बालक फ्रेम में लिखे प्रश्नों को पढ़ता है। बालक के पास जैसे भी एक फ्रेम आएगा या एक प्रश्न आएगा तो सबसे पहले वह लिखे गए प्रश्नों को पढ़ता है। उसके बाद आया राइट, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखता है। ठीक है। रीड यानी पढ़ता है और राइट यानी लिखता है, जो प्रश्न है उन्हें लिखता है। उसके बाद चेक करेगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को चेक करता है या जांच करता है। उसके बाद मैंने बताया RWCAT, तो अब सी का मतलब जांच करना मैंने बताया। अब ए का मतलब एडवांस यानी कि जांच करके अगले प्रश्नों की ओर बढ़ता है, मतलब कि अगले प्रश्नों की ओर बढ़ना। फिर आया टेस्ट, पूरे उत्तर की जांच करके स्वयं का मूल्यांकन करना या स्वयं का टेस्ट करना। देखिए, हमारे पास ये 5 प्रक्रिया है। ये 1, ये वाली 2, ये 3, ये सी वाली 4 और ये वाली टी वाली 5। ठीक है। अब अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रकार। देखिए, प्रकार सबसे पहला प्रकार है हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसके प्रवर्तक है स्किनर। रेखीय से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो किस प्रकार होगा। बालक को अध्यापक द्वारा एक प्रश्न दिया गया, फिर उसका बालक ने उसका कर दिया, उसका उत्तर दे दिया। उसके बाद वह आगे बढ़ा, उसने जांच भी कर दी। इस प्रकार फिर जब से जांच करने के बाद उसका मूल्यांकन हो गया तो उसको दूसरा प्रश्न मिला, तो ये एक तरह से रेखीय क्रम में हो गया। ठीक है। ये सामान्य बालकों के लिए उपयोगी है। दूसरा है हमारा शाखीय। शाखीय के अंदर क्या होता है, बालक को एक प्रश्न दिया जाता है, उसके वो उत्तर की जांच करता है और फिर उत्तर देता है, फिर उत्तर की जांच करता है। उसके बाद उसको दूसरा प्रश्न दिया जाता है, उसी से संबंधित उसको अन्य प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है। अब वो उनके उत्तर देगा और उत्तर की जांच करेगा। फिर उन्हीं जो प्रश्न आए उन्हीं में से उनको अन्य प्रश्न दिए जाते हैं। इस प्रकार अब देखिए, आप इस प्रकार प्रश्न दिए तो अब इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि पहले एक प्रश्न था, एक में से 2 विभाजित होके उनको उन्हीं से संबंधित प्रश्न दिए गए।
तो ये प्रश्न हो गए हमारे अन्य प्रश्न। अब इन 2 प्रश्नों के बाद अन्य प्रश्न दिए गए, तो हमारा हो गया चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न और 7वां प्रश्न। अब इसके बाद इनके भी विभाजित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये एक शाखा का निर्माण हो रहा है, यानी कि एक से निकले दो से अन्य प्रश्न पूछे गए और उनसे संबंधित अन्य प्रश्न पूछे गए। इस रूप में पाठ का विभाजन किया जाता है। अगर हम देखें तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए है और इसके जो प्रवर्तक हैं वह है क्राउडर। अगर हम इसको इस तरह से भी याद रखते हैं कि शाखों पे काऊ बैठता है, क्रो बैठता है, सॉरी, शाखों पे कौन बैठता है? क्रो बैठता है, तो क्राउडर, ठीक है, क्रो यानी कौवा। ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए है। अब तीसरा है हमारा अवरोही अभिक्रमित अध्ययन विधि, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक हैं ये हैं गिलबर्ट और ये उदंडी बालकों के लिए है। देखा जाए तो ये जो है अवरोही अभिक्रमित अध्ययन विधि है, इसमें उदंडी व शरारती बालकों के लिए ये उपयोगी है, जैसा कि मैंने बताया। और इसके प्रवर्तक है वो थॉमस एफ गिलबर्ट है, ठीक है। और हमारा चौथा जो है वह है कंप्यूटर अभिक्रमित अध्ययन विधि। इसके प्रवर्तक हैं लॉरेंस स्टोलूरो और सिडनी एल प्रेसे। 2 हैं ये, एक तो लॉरेंस स्टोलूरो है और एक सिडनी एल प्रेसे हैं। ये सभी बालकों के लिए है। ये प्रतिभाशाली के लिए भी है, सामान्य के लिए भी है, उदंडी के लिए भी है, सबके लिए है। देखा जाए तो अगर हम इसको देखें तो ये इन 3 विधियों का ही सम्मिश्रण है, यानी कि जो कंप्यूटर अधिगम है वह इन तीनों का, रेखीय का, शाखीय का, अवरोही का, इन तीनों का एक तरह से समायोजन है कंप्यूटर अभिक्रमित अध्ययन विधि में। हम इस पे आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के गुण। ये एकल व द्वि अध्यापकीय विद्यालय के लिए उपयोगी है, यानी कि यह एकल और द्वि अध्यापकीय विद्यालय, यहाँ जहाँ पर 1 या 2 अध्यापक होते हैं वहाँ पे ऐसे विद्यालयों में इस विधि का अध्ययन कराया जा सकता है। करके सीखने के सिद्धांत पर निर्भर है। बालक इसमें खुद करेंगे और सीखेंगे। विद्यार्थियों को सरगति से सीखने का अवसर प्रदान करती है। पुनर्बलन का सिद्धांत का पालन करने वाली विधि है। विद्यार्थी स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। अब अभिक्रमित अनुदेशन विधि के हम दोष देखेंगे। इसमें मंद बुद्धि व पिछड़े बालकों के लिए ये अनुपयोगी विधि है, क्योंकि जब तक एक अध्यापक समझाएगा नहीं, कई बार बालक समझ नहीं पाते कि इसको करना कैसे है, क्योंकि इसमें बालक को स्वयं अध्ययन करना पड़ता है, जिससे बालक के सामने थोड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। ये थोड़ी खर्चीली विधि है। शिक्षक के अभाव में छात्रों के लक्ष्य से भटकने की संभावना अधिक रहती है। देखिए दोस्तों, हमने अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में जाना कि ये इसके जो प्रवर्तक थे वह थे BF स्किनर, लेकिन इसके अगर जन्मदाता देखी जाए कि सबसे पहली शुरुआत किसने की थी, तो सिडनी एल प्रेसे ने की थी। उसके बाद मैंने आपको इसका क्रम बताया कि किस प्रकार RWCAT के रूप में काम करती है। उसके बाद हमने इसके गुण दोष देखे। दोस्तों, कक्षा आरंभ आज मैंने पहले ही कर दी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग ने मेरी क्लास पसंद की होगी। आगे भी आपने मेरी क्लास को पसंद किया है, शेयर किया है, लाइक किया है। तो मेरा आपसे वापस अनुरोध कर रही हूँ मैं आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो चैनल है थिंक स्मार्ट स्टडी, जिसमें मेरी नित्य प्रतिदिन क्लास आ रही है। साथ ही घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि होने वाले अपडेट से आप वंचित न रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और इस क्लास का जो पूरा PDF फाइल है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी ग्रुप से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अब हम हमारे वापस अपने कंटेंट पे आते हैं और देखते हैं हमारी जो अगली विधि है वह है हमारी इकाई विधि। इकाई विधि, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यूनिट सिस्टम।
इकाई विधि। हमारे जो बीए, एमए आदि के पाठ्यक्रम तैयार होते हैं वह मुख्यतः इस विधि द्वारा ही होते हैं। इकाई विधि या यूनिट सिस्टम इकाई के संगठन का एक प्रारूप होता है, एक परफॉर्मा होता है। प्रत्येक इकाई में कुछ टॉपिक दिए हुए होते हैं या बिंदु कह लो, तथा जो बिंदु होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उसमें प्रत्येक में से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे कि निबंधात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ, सत्य असत्य आदि प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। इससे उद्देश्य फिट किया जाता है कि जिससे विद्यार्थी समग्र पाठ्यक्रम से परिचित हो सके, जो पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सके। अगर देखा जाए तो यह हर्बर्टीय विधि का ही सुधरा रूप है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कई यूनिटों में पाठ को या अपना जो पाठ्यक्रम है उसको बांट दिया जाता है। उसमें से फिर प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न। इस तरह ये पूरे पाठ्यक्रम को लेकर चलने वाली विधि है। देखिए इसके अन्य नाम इसका संगठन विधि या आधुनिक विधि। इसके जो प्रवर्तक हैं वह एच.सी. मॉरिसन ने 1920 में अमेरिका में विचार दिया। उन्होंने बताया कि एक विधि योजना विधि है और एक विधि है समस्या समाधान विधि। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इकाई विधि बनेगी। इस रूप पर बल देते हुए उन्होंने अपना कार्य निरंतर शुरू किया और इस विधि का जो जन्म हुआ अगर हम देखें तो वह गेस्टॉल संप्रदाय पे यानी कि सूझ के सिद्धांत पर बल दिया, विचारधारा पर आधारित है। गेस्टॉल संप्रदाय या विचारधारा पर आधारित है। गेस्टॉल संप्रदाय किस पर आधारित है? सूझ के सिद्धांत पर। इस विधि के निर्माता जॉन डीवी हैं। अगर देखा जाए क्योंकि यह योजना विधि से संबंधित है, समस्या समाधान विधि से, तो इसलिए सबसे योजना विधि की शुरुआत तो जॉन डीवी द्वारा हुई थी। तो जॉन डीवी इकाई विधि के जन्मदाता हैं। देखा जाए अगर इकाई विधि को हम देखें तो इकाई विधि की शुरुआत जो हुई है वह योजना विधि से हुई है। तो योजना विधि और योजना विधि का संबंध है जॉन डीवी। तो इसके निर्माता कौन हो गए? अगर देखा जाए तो निर्माणकर्ता अगर कोई है या जिसने पहले आइडिया दिया तो वो जॉन डीवी को मानेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि इसको निर्माण किया किसने, तो वह किया एच.सी. मॉरिसन ने 1920 अमेरिका में किया। इकाई विधि का तात्पर्य। इकाई विधि का तात्पर्य है कि पाठ्य वस्तु, जो अपना पाठ्य वस्तु है उसको छोटे, या पाठ्य वस्तु का मतलब होता है सिलेबस को छोटे छोटे खंडों में बांटकर लघु इकाई का रूप देते हुए बालकों को अधिगम कराना। इकाई विधि के संगठन का प्रारूप होता है। प्रत्येक इकाई में कुछ टॉपिक बिंदु रहते हैं तथा प्रश्न का गठन निबंधात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में किसी उद्देश्य से किया जाता है। कोई ना कोई इसका उद्देश्य होता है जिससे कि विद्यार्थी समग्र पाठ्यक्रम से परिचित हो सके और पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सके। हर्बर्टीय की जो विधि है हर्बर्टीय पंचपदीय विधि, उसका सुधरा हुआ रूप है। यानी कि उसमें जो कमियां थी, जो दोष थे, उनको दूर करते हुए इस विधि का निर्माण हुआ। आगे हम हर्बर्टीय विधि का भी विश्लेषण करेंगे। सुधरा हुआ रूप है। भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रायोगिक रूप इकाई विधि कहलाता है। इस विधि में शिक्षक एक सामान्य विषय वस्तु को एक जगह रखता है, यानी कि जो समान होती है, जिसमें समानताएं पाई जाती है, उन विषय वस्तु को एक साथ रखता है और उसे शिक्षण के रूप में प्रयोग करता है। एक निश्चित एवं उपयोगी लक्ष्य को प्राप्त करने वाली विधि है। कक्षा के संपूर्ण कार्य को विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है कि जो कक्षा का संपूर्ण कार्य है, क्या है संपूर्ण कार्य, किसके समक्ष रखेंगे हम? विद्यार्थी के समक्ष। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें विद्यार्थी को गिने चुने शब्दों के उत्तर को न रटते हुए
संपूर्ण पाठ्यक्रम को विभिन्न भागों में प्रयोग करते हुए अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं इकाई विधि के गुण। किसी विधि द्वारा प्रत्येक अध्याय को विभिन्न इकाइयों में बांटकर छात्र को मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इस विधि में सहयोग, नेतृत्व, शिष्टाचार आदि महत्वपूर्ण गुणों का विकास होता है। इस विधि का निर्धारण छात्र की रुचि, योग्यता के अनुसार किया जाता है। इस विधि में छात्र क्रियाशील, सक्रिय रहते हैं, जैसा कि समस्या विधि व योजना विधि में रहते हैं। अत्यधिक उपयोगी एवं रोचक विधि है। विद्यार्थी जल्दी स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि में पूर्ण से अंश व स्थूल से सूक्ष्म यानी कि बड़े से छोटा की ओर शिक्षण सूत्र से अध्ययन कराया जाता है। विधि के दोष देखेंगे। प्रकरण या विषय सामग्री से संबंधित विभिन्न इकाइयों को ठीक से निर्माण नहीं हो पाता या अतिक्रमिकता का अभाव रहता है। पाठ्यक्रम की नियत अवधि में पूरा करना कठिन कार्य है। शाला और छात्र का पारिवारिक वातावरण भी इस विधि में के प्रयोग में अवरोध बनता है। इस विधि के सफल प्रयोग के लिए में अधिक सजग, सक्रिय एवं इकाई योजना बनाने में दक्ष अध्यापक की आवश्यकता होती है। हमने इकाई विधि के बारे में जाना। अब इकाई विधि के बारे में हमने जाना कि इकाई विधि है, इनके प्रवर्तक हैं H.C. मॉरिसन। ये 1920 में अमेरिका में आई। यह योजना विधि और समस्या समाधान विधि का संयुक्त रूप है। इसमें ये देखा जाए तो हर्बर्ट ये पंचपदीय विधि का सुधरा हुआ रूप है, जैसे कि हमने देखा। अगर हम इसके गुण और दोष देख लिए हमने, अगर हम देखें कि इसके अंदर एक निश्चित लक्ष्य एवं उपयोग की ओर प्राप्त करने वाली विधि है। इसका संपूर्ण कार्य को विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इससे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें विद्यार्थियों गिने चुने प्रश्नों को रखते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम को विभिन्न भागों में प्रयोग करते हुए अध्ययन किया जाता है। और हमने इसके गुण दोषों को देखा। अब इसमें एक विधि आई थी कि ये हर्बर्टीय विधि का सुधरा हुआ रूप है। अब सुधरा हुआ रूप तो ये है, पर हर्बर्टीय विधि क्या है देखिए। अब हम अध्ययन करेंगे हर्बर्टीय विधि का। हर्बर्ट विधि हर्बर्टीय विधि है। इसके जनक जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ही हैं। इसी के नाम पर ही इन्होंने हर्बर्ट विधि रखा। इसका अन्य नाम अगर हम देखें तो पंचपदीय प्रणाली है। अब पंचपद यानी कि इसके अंदर 5 पद दिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य हर्बर्ट ने जो विधि दी थी उसमें 4 ही थे। 4 थे: स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और प्रयोग। अर्थात कि जब भी कोई शिक्षण कार्य किया जा रहा है, अध्यापक द्वारा जब छात्र को कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, संबंधता होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था का अर्थ है क्रमबद्धता, और प्रयोग करके द्वारा बालकों को सिखाया जाना चाहिए। लेकिन इन्हीं के ही एक शिष्य हुए जीलर, जिन्होंने प्रस्तावना के 2 भाग कर दिए, एक तो प्रस्तावना और एक उद्देश्य कथन, और बाकी अन्य ऐसे ही इसी प्रकार चलते रहे। प्रस्तावना जिसे तैयारी भी कहते हैं, फिर आया प्रस्तुतिकरण, फिर संबंध विधि और संबंधता, व्यवस्था और विधि। ठीक है, इस प्रकार राइन ने भी इसमें संशोधन करते हुए प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, संबंध, व्यवस्था, विधि जिसे प्रयोग कहा, ये राइन भी हर्बर्ट के ही शिष्य थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया। उसके बाद आए इनके अनुयायी, उनका नाम था B.S. ब्लूम मॉरिसन। 2 और महोदय जिन्होंने संशोधन किया, और प्रस्तावना के बाद इन्होंने उद्देश्य कथन को उसी में ही जोड़ दिया। तो प्रस्तावना, उसके बाद आया प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद इन्होंने जो तुलना पे, हर्बर्ट ने जो तुलना पे बल दिया था, जो संबंधता, जो क्रमबद्धता पे बल दिया था, उसका इन्होंने निष्कर्ष निकाल के एक तुलना का रूप डाला। संबंधता के स्थान पर उन्होंने तुलना का डाला।
कि तुलना होनी चाहिए। जब भी हम कोई आगे का और पीछे का पार्ट पढ़ाएं तो उन दोनों में समानता और तुलना करना चाहिए। उसके बाद सामान्यीकरण का दिया कि तुलना तो हो गई, उसमें जो समानता है उस पर बल दिया कि आगे प्रयोग द्वारा समझाना चाहना चाहिए। यानी कि जो हर्बर्ट के शिष्य हुए उन्होंने हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए उसमें 5 भाग दिए। पहला था प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है प्रयोग। देखिए आप पुनः सुनिए। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण, पांचवा है प्रयोग। ठीक है, अब हम हर्बर्ट स्पेंसर विधि की आगे बढ़ते हैं। इसका अन्य नाम जैसे कि मैंने आपको बताया पंचपदी प्रणाली है। इसके प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। देखिए इस विधि में मुख्य केंद्र बिंदु सीखना माना गया है कि बालक को अगर सिर्फ ये बालक का मुख्य बिंदु, एक शिक्षक का मुख्य बिंदु बालक के प्रति ये होना चाहिए कि बालक को सिर्फ सिखाना है। अब सिखाने के हर्बर्ट ने मुख्य 4 सिद्धांत दिए थे। जो हर्बर्ट महोदय थे उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्बर्ट ये विधि में मूल कितने सिद्धांत थे जो हर्बर्ट द्वारा दिए गए थे, तो आप कहना कि 4 थे। 4 कौन कौन से थे? स्पष्टता, संबंधितता, व्यवस्था और प्रयोग। ठीक है, हर्बर्ट के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्यों के 5 चरणों में अध्यापन विधि की एक विधि का सूत्रपात किया, जिसे कि हर्बर्टीय विधि कहा गया। मैंने अभी आपको बताया कि हर्बर्ट के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते उनके शिष्यों ने 5 सिद्धांत कर दिए हैं। 5 चरणों में अध्यापन विधि की एक विधि का सूत्रपात किया। ठीक है, अब इनके शिष्य का नाम कौन है? शिष्य इनके जिलट व राइन। इनके शिष्यों का नाम इस विधि में इतना उपयोगी नहीं है जिसे हर्बर्टीय विधि कहा गया, क्योंकि मूल विधि हर्बर्ट की थी और एक जो छात्र होते हैं या एक शिष्य होते हैं वह अपने गुरु का ज़्यादा आदर करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम न देके वही नाम चलने दिया जिससे इन्होंने सीखा। इसलिए इस विधि का नाम हर्बर्टीय विधि ही रहा। अब 5 पद इसमें कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब प्रस्तावना क्या है? वर्तमान पाठ को पढ़ने के लिए छात्रों की मानसिक तैयारी। देखिए क्या है? वर्तमान पाठ को पढ़ने के लिए जो छात्र की मानसिक तैयारी करना इस चरण के अंतर्गत आता है। देखिए सबसे पहले तो क्या है? मानसिक तैयारी। सफलता बहुत हद तक एक अच्छी प्रस्तावना पर ही निर्भर करता है। एक अध्यापक अपने पूरे पाठ को कितने अच्छे से बालकों के समक्ष रखेगा, यह प्रस्तावना द्वारा निश्चय किया जा सकता है। अर्थात अच्छी प्रस्तावना एक अच्छे पाठ का देखा जाए तो उदाहरण होता है। जिस अध्यापक में जितने अच्छे से प्रस्तावना रखने का कौशल है वह उतना ही अच्छा शिक्षक माना जाता है, क्योंकि प्रस्तावना एक प्रकार है, एक भाग है, एक रूप है जिसके द्वारा बालकों को पाठ से जोड़ा जाता है। और अगर बालक पाठ से जुड़ गए तो फिर उन्हें आसानी से अधिगम कराया जा सकता है। अब हमारा अगला पद है हमारा विषयोपस्थापन या प्रस्तुतिकरण। देखिए वैसे तो इसको प्रस्तुतिकरण मूल कहा जाता है, लेकिन कई बार विषयोपस्थापन भी इसका देखा तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इन दोनों का अर्थ ही एक दूसरे के पर्यायवाची लगभग है। उद्देश्य कथन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का दुर्बोध या विचार नहीं होना चाहिए। संपूर्ण पाठ 2 या 3 खंडों में विभक्त करके छात्र के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे समग्र पाठ्यक्रम बालक के समझ आ जाता है। पाठ्यक्रम सामग्री बालक के समझ में आ जाए, इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा किया गया आदर्श वाचन, छात्रों का अनुकरण, वाचन, काठिन्य निवारण एवं केंद्रीय बोध के लिए प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या होता है कि इसमें पाठ का उद्देश्य स्पष्ट से बताना
चाहिए कि इस पाठ को पढ़ने के उद्देश्य क्या है, कि इससे बालकों का नैतिक चारित्रिक विकास होगा, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, वह क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, ये सब पाठ के उद्देश्य हैं। उद्देश्य कथन बिल्कुल स्पष्ट होगा, उसमें किस प्रकार का दुर्बोध शब्द या विचार नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसा कोई शब्द जो बालक के विकास में या बालक के बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न कर दे या उन्हें गलत शब्द का प्रतिबिंब प्रदान कर दे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हमारा अगला है तुलना। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें तुलना की जाती होगी। छात्र के पूर्व संचित ज्ञान एवं वर्तमान ज्ञान, यानी कि जो बालक ने अब तक सीखा और जो वर्तमान नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है, यानी कि जो पहले सीखा और जो अब सीख रहा, इन दोनों में क्या की जाती है, तुलना। तथा अन्य विषयों के ज्ञान का भी स्थानांतरण किया जाता है। कई बार अगर संबंधित हो, जैसे कि अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है और हिंदी का कोई दोहा आ गया जिसका संबंध संस्कृत या फिर अंग्रेजी से है, तो तुलना कराई जा सकती है। अगर संबंध बैठ रहा है तो अनावश्यक नहीं। भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निवारण किया जाता है। व्याख्या, शंका, समाधान आदि की अपेक्षा शिक्षक से छात्रों को रहती है। योग्य शिक्षक उपयुक्त उदाहरण दृष्टांतों से विषय को सरल सुबोध बनाकर प्रस्तुत करता है। चौथा है सामान्यीकरण। विद्यार्थी संचित ज्ञान के आधार पर सामान्य बातों को समझकर उनका सामान्यीकरण कर देता है। गद्य शिक्षण में इस स्तर के पर पुनरावृत्ति के प्रश्न किए जाते हैं। किसके प्रश्न किए जाते हैं? पुनरावृत्ति के। जबकि कविता शिक्षण में भाव साम्य कविता देकर सामान्यीकरण किया जाता है। देखिए, अगर गद्य में इस स्तर पर पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे, अगर गद्य है, अगर हमारे द्वारा या अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ गद्य शिक्षण का है, तो कैसे करेंगे? पुनरावृत्ति प्रश्न द्वारा। और अगर कोई कविता शिक्षण का है पाठ, तो भाव साम्य की विधि देकर सामान्यीकरण किया जाएगा। इस अपने पूर्व संचित ज्ञान की प्रस्तुत पाठ से तुलना कर विद्यार्थी सामान्य सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। व्याकरणों के पाठ में सामान्यीकरण का विशेष लाभ होता है। प्रयोग। सीखे हुए नवीन ज्ञान से निर्मित सामान्य सिद्धांत बनाकर विद्यार्थी उनका प्रयोग भी करता है। इसके लिए विद्यार्थी को कक्षा कार्य, गृह कार्य लिखित रूप में करके लाने को कहा जाता है। पढ़ाए गए विषय को विद्यार्थी किस सीमा तक समझता है, उसका मूल्यांकन भी इसी सोपान में किया जाता है। देखिए, अब इसके हम हर्बटीय विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इससे शिक्षण में क्रमबद्धता रहती है। भाषा शिक्षण में ये सोपान अत्यंत लाभदायक है। कौन सा सोपान? प्रयोग का सिद्धांत। विज्ञान शिक्षण के लिए परंतु यह जो विधि है, हर्बटीय स्पेंसर की विधि, यह अनुप्रयुक्त है, यानी कि उपयुक्त नहीं है। हर्बटीय विधि के गुण: यह पाठ्य वस्तु केंद्रित विधि है। इस विधि में अध्यापक अपने उद्देश्यों को पूर्ण कराने में सफल रहता है। इस विधि में अध्यापक के भटकने की संभावना नहीं रहती। अध्यापक भी अनावश्यक नहीं पढ़ा सकते। यह विधि बालकों के व्यवस्थित ज्ञान को प्रदान करती है। यह विधि भारतीय विद्यालय के वातावरण के अनुकूल है। हर्बटीय विधि के दोष: इस विधि में अध्यापक को परिश्रम अधिक करना पड़ता है। सभी विषय नहीं पढ़ाए जा सकते। ये जो हर्बटीय स्पेंसर विधि की है, इसमें सभी विषय नहीं पढ़ाए जा सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह विज्ञान शिक्षण के लिए यह विधि अनुप्रयुक्त है। इसी प्रकार इस विधि के लिए कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसमें पाठ्य वस्तु के अलावा अन्य ज्ञान नहीं मिलता। इस विधि में बालक विषय वस्तु से हटकर कोई प्रश्न नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, आज हमने 3 विधियों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। भले ही हमने कम पढ़ा पर अच्छा पढ़ा। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य भी है कि आपका लक्ष्य, हम लोग का कर्तव्य है कि हमें आपके जो लक्ष्य है उसके अनुसार हम चल के आपका
अपना लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद करें। उसी प्रकार हमारे द्वारा लाई गई क्लासें हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। आज हमने पढ़ा अभिक्रमित अनुदेशन विधि, उसके बाद हमने इकाई विधि यानी कि यूनिट सिस्टम पढ़ा, उनके गुण दोषों को जाना। उसके बाद हमने हर्बर्टियन स्पेंसर विधि जो हर्बर्ट महोदय ने दी थी, उनकी पंचपदीय प्रणाली पर आधारित है। हर्बर्ट ने मुख्य 4 सिद्धांत दिए थे: स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और प्रयोग। उनके शिष्यों ने इसके अंदर संशोधन करते हुए इसमें 5 पद रखे जो इस प्रकार है: प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण और प्रयोग। फिर उसके बाद हमने इसका विश्लेषण किया और इसके गुण दोषों को जाना। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे द्वारा जो आज कंटेंट पढ़ाया गया है, ये पूरा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी से प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। धन्यवाद।